जिन परिवारों के बच्चे शहीद हुए, उन परिवारों में से एक भी आदमी काबिल नहीं था कि आप उसको ट्रस्टी बना दो या कमेटी में ले लो। सरपंच साहब, आप कहते हो हम असली समिति हैं, हमारी जो कमेटी है वो समाज की असली कमेटी है। वो कहते हैं हमारी जो कमेटी असली कमेटी वो है, हम ईमानदार हैं। आप कहते हैं जनता किस पे भरोसा करे बनाई गई थी, लेकिन जनता तो दो राह पे आके खड़ी होगी नहीं। आप कहते हैं वो गलत हैं, वो कहते हैं आप गलत हैं। जनता के पास ऐसा क्या मीटर है कि जो जनता परख लेगी कौन सही है? कितने ट्रस्टी हैं जो वहां पर फैसला लेते हैं और कितने ट्रस्टी हैं जिनको बुला के, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का आना ठीक है तो फिर महीपाल डांडा का आना गलत। साहब की कोठी जाट कौम ने नहीं फूकी है, वो राजनीतिक लोगों ने फूकी का अनावरण करने के लिए दीनबंधु छोटूराम का जो स्टैचू लगा है उससे 4 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह से उसका अनावरण करा के एक मूर्ति का अनावरण कितनी बार होगा। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी बैठे हैं। यहाँ पदाधिकारी पहले तो बैठे, हिसार जिला था, हिसार की कार्यकारिणी, अब जिला हाँसी बन गया तो हाँसी के लोग हैं। और मैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति का प्रदेश सचिव हूँ, पहले जिला अध्यक्ष कैथल रहा हूँ। अब 22 तारीख को फरवरी को जो जाट आरक्षण में बच्चे शहीद हुए थे उनका श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था। नौथा गौशाला में सभी शहीद परिवारों को वहाँ पर सम्मानित किया गया जो जाट आरक्षण के शहीद थे। तो उसमें जो फैसला आरक्षण पर कमेटी ने लिया है और जाट आरक्षण की मुहिम को तेज करने का निर्णय लिया गया है। 2016 का मैं जून के आंदोलन की बात कर रहा हूँ। वो आंदोलन अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने लड़ा था, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी यशपाल मलिक जी थे और उन्हीं की सभी जिलों की कार्यकारिणियाँ थी और सभी जिलों में धरने लगाए गए थे। सरकार को अपने प्रेशर में, दबाव में लिया गया था। जो जाट कौम की जाट आरक्षण को लेकर 6 मांगे थी। 6 मांगों में जो बच्चे शहीद हुए थे, शहीद परिवारों को जो सरकार की तरफ से मुआवजा देने की घोषणा की गई थी 10-10 लाख रुपये, वो उनको लेके, और जो जाट आरक्षण की रिजर्वेशन देने की जो बात थी जाट कौम को केंद्र में और प्रदेश में, उसको लेके आंदोलन था। और 2016 में फरवरी में जो खापुन द्वारा जाट आरक्षण आंदोलन शुरू किया गया था सांपला से, उसमें 19 बच्चों की जाट कौम की और 3 बच्चे अदर कास्ट की शहादत हो गई थी। उनको नौकरियां, और जो घायल हो गए थे 2016 फरवरी के आंदोलन में खापुन द्वारा जो आंदोलन चला गया था, उन घायलों को मुआवजा, और जो उस टाइम संसद सैनी थे जो जाट कौम को गालियां देते थे, उसके ऊपर सरकार की कोई कार्रवाई, जिससे कि वो जातीय बयान दे रहे थे, एक जाति को टारगेट करके गालियां दे रहे थे। वो 6 मुख्य मांगे थी। उन 6 मुख्य मांगों को लेके पहले तो आंदोलन जो फरवरी में खापुन द्वारा शुरू किया गया था, एक अनियंत्रित आंदोलन था, दिशाविहीन आंदोलन था, किसी के नेतृत्व में वो आंदोलन नहीं था और बच्चे युवा उसमें भड़क गए थे, अपने तरीके से आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, सड़कें जाम कर ली थी। लेकिन जिन चौधरियों ने उस आंदोलन को शुरू किया था, वो चौधरी और उनकी नेतृत्व से वो आंदोलन बाहर हो गया, सरकार के साथ समझौता करते रहे, लेकिन बच्चे सड़कों से उस टाइम नहीं उठे और वो वहीं अंडरग्राउंड हो गए जो आंदोलन को शुरू करने वाले लोग थे। उस आंदोलन में जान माल का नुकसान काफ़ी हुआ, लेकिन कौम को एक बदनाम करने की साजिश सरकार द्वारा उस आंदोलन में करी गई। लेकिन कौम का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना भी नहीं था। वो युवा बच्चे थे, किसी के नेतृत्व में आंदोलन नहीं कर रहे थे, आत्मनिर्भर होकर अपनी जिम्मेवारी पे सड़कों पे बैठ गए थे। इसलिए आंदोलन में कोई रिजल्ट, परिणाम जो आने थे वो परिणाम नहीं मिल पाए थे। मांगे हैं हमने वो मान ली और आप धरने समाप्त कर दो। तो बच्चे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के उस आंदोलन को ख़त्म करके घर की ओर चले गए। लेकिन उसके तुरंत बाद 4-5 दिनों बाद हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब बेशुमार मुकदमे दर्ज कर दिए गए और निर्दोष लोगों को उन मुकदमों में फंसाना शुरू कर दिया सरकार की जो जाट के खिलाफ साजिश थी। ये तो आपकी पुरानी बात है और पुरानी मांग है, लेकिन हाल फिलहाल मौके पर तो जो आपकी जाट आरक्षण की लड़ाई थी, उसके बाद आपने जाट सेवा संघ बनाया, जसिया के अंदर आपका छोटूराम धाम से वो बन गया। अब तो आपकी वर्चस्व की लड़ाई है, आप में 2 गुट बन गए हैं। आप क्या सरकार से लड़ाई लड़ोगे? आप ही एकजुट नहीं हो, सरकार क्या झुकेगी आपके? उसके विषय में हम बताना चाहेंगे। जाट सेवा संघ का जो औचित्य था, जो एक मूल बात तय हुई थी कौम के लिए, जो जाट आरक्षण के 52 दिन के धरने चलाए गए जाट कौम को न्याय दिलाने के लिए, जाट आरक्षण की मांग को लेने के लिए, जब सरकार ने वो बिल पास कर दिया 2017 के 52 दिन के धरनों के बाद, जो सरकार की केंद्र सरकार के साथ और हरियाणा सरकार के साथ मांगों को लेकर हरियाणा भवन दिल्ली में मीटिंग होगी और समझौते की जितनी मांगे थी आंदोलन की वो मांग मान ली गई।
मान लेने के बाद सभी धरनों पे, सभी डिस्ट्रिक्ट की कमेटियों पे कुछ चंदा बच गया था। वो जो चंदा भंडारे के लिए वहां पर लोगों ने, जाट समाज ने दिया था। वो ठीक है, तो वो उस चंदे का सदुपयोग करने के लिए एक संस्था का निर्माण करने की सलाह, वो अच्छी बात है। ये मलिक साहब भी बता चुके हैं, वो भी बता चुके हैं, मेरी लगभग सबसे बात हुई है जी। हर पॉडकास्ट में बात आ चुकी है। वो ठीक है कि आपके पास जो चंदा बचा उसका सदुपयोग करा आपने, और उसके सदुपयोग के तहत आपने वहां पर लगा दिया। लेकिन अभी 22 तारीख को आप शायद शहीदी दिवस मना रहे थे, अभी आप खुद 2 जगह पे शहीदी दिवस मना रहे थे। उसका कारण बताएंगे। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है, उसके राष्ट्रीय संयोजक हैं चौधरी यशपाल मलिक जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रताप दहिया जी पानीपत से, और प्रदेश के अध्यक्ष है गंगाराम शिवराण जी भिवानी से। अब जो हमारा जाट आरक्षण संघर्ष समिति का शीर्ष नेतृत्व है, वो जाट कौम को जो न्याय मिला था, न्याय के धरने जो चलाए गए थे 52 दिन के, उसके बाद सरकार ने जो उसकी मेन मांग है उसको हाई कोर्ट में जाके स्टे ले लिया उस आरक्षण की मांग पे। तो इसलिए हर साल जब से जाट आरक्षण आंदोलन चला, जब से इसमें शहीदी हुई, सुनील शिवराण की 13 सितंबर 2010 को पहली शहादत हिसार में मायड़ में हुई थी। तो तब से अब तक, पहले तो 13 सितंबर को जाट आरक्षण में शहीद बच्चों का जो 2012 में विजय कड़वासरा की और 2013 में संदीप कड़वासरा की शहादत हुई थी, तो तीनों शहादतों को लेके शहादत दिवस हिसार में, लाडवा में और मायड़ में मनाया जाता था। उसके बाद जब ये 16 फरवरी का आंदोलन आ गया, ये 18 फरवरी 2016 से और 22 फरवरी 2016 तक 19 शहादतें जाट कौम के बच्चों की फिर हुई। तो उसमें जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने फैसला लिया था कि जो बच्चे शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों को सम्मानित करने के लिए, उन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 22 फरवरी को हर वर्ष एक श्रद्धांजलि समारोह मनाने का निर्णय लिया गया था। वो उसी के अनुरूप हम मनाते आ रहे हैं। लेकिन आपने जो सवाल किया पुनिया जी कि 2 जगह, वो 2 जगह नहीं, जाट आरक्षण संघर्ष समिति जो है उसने तो नौरथा में शहीद परिवारों को शहादत दिवस मनाया और सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी है। उसका उद्देश्य यही था। जो लोग दूसरी जगह जिनका आप जिक्र कर रहे हो, वो जाट सेवा संघ, जो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के बीच से ही एक रजिस्टर्ड संस्था बनाई थी, एक कोचिंग संस्थान खोला गया था रोहतक के जसैया में। उस पे जो लोग कमेटी बैठी थी, उस कमेटी ने जाट आरक्षण संघर्ष समिति को और जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान जो चंदा आया उनको इग्नोर कर दिया गया। वो कुछ लोग वहां कब्जादारी बैठे, उन्होंने अपनी मीटिंग सिर्फ रक्तदान शिविर लगाया, ना कि जाट आरक्षण की और शहीद परिवारों की कोई बात और मान सम्मान वहां नहीं दिया गया। वो एक दिखावा था। जो कब्जादारी लोग हैं जाट सेवा संघ छोटूराम धाम पे, उन्होंने एक अपना बराबर पैरेलल मीटिंग दिखाई है। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि तो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल मलिक द्वारा वो नौरथा गांव की गौशाला में दी गई है। और वो हर साल की तरह एक शहादत दिवस और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया। सरपंच साहब, आप कहते हो हम असली समिति हैं, हमारी जो कमेटी है वो समाज की असली कमेटी है। वो कहते हैं हमारी जो कमेटी असली कमेटी वो है, हम ईमानदार हैं। आप कहते हैं जनता किस पे भरोसा करें? बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन वहाँ जो नियम है ना, संविधान है, बाईलाज है, उस संस्था को बनाने से पहले एक बाईलाज लिखा गया था उसका, और प्रदेश के लोगों द्वारा, चाहे जाट पंजाब का हो, चाहे जाट यूपी का हो, चाहे जाट मध्य प्रदेश का हो, चाहे जाट दिल्ली प्रदेश का हो, सभी जाटों द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लिया गया था। वो संस्था राष्ट्रीय स्तर की बनाई गई थी। लेकिन जो आज गुटबाजी उसमें दिखाई जा रही है, जिसपे जनता किस पे भरोसा करे, उसका मेन कारण है गुड़गांव की कमेटी। गुड़गांव की कमेटी, उसके साथ रोहतक, झज्जर, सोनीपत के कुछ लोग, पूरे जिले नहीं, वो कुछ लोग उनकी बातों में आ गए। उन्होंने एक फतवा लोगों में जारी कर दिया कि जो संविधान है, संस्था का बाईलाज है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी और खामी है। वो आरोप लगाए उन लोगों ने, जो मौजूदा चेयरमैन थे रणधीर सिंह वकील कड़ौदा। लेकिन वो खामियां, बाईलाज की कॉपी हर जिले में, हर जिलाध्यक्ष के पास गई हुई है, हर जिलाध्यक्ष से वो गांवों में बांटी हुई है। जिसको भी उसको बाईलाज को नहीं पढ़ना आता, किसी वकील को पढ़ा के, किसी एजुकेटेड आदमी को पढ़ा के, किसी जुडिशरी से जो रिटायर लोग हैं उनको पढ़ा के उस संविधान की व्याख्या कर ले। उस संविधान में जो पॉइंट है वो बिल्कुल निष्पक्ष है। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को पावर दी गई है हर निर्णय लेने की। और जिसमें पहले पुराने प्लान में जो पहले रजिस्टर्ड हुई थी 2017 में, 5 वर्षीय प्लान था, उसके अंदर उसके चेयरमैन थे चौधरी यशपाल मलिक जी, और उसमें 15 ट्रस्टी थे। अब वहां पर 24 ट्रस्टी बन चुके थे। दूसरे प्लान में रणधीर सिंह कड़ौदा वकील जो चेयरमैन बनाए गए थे, वो समाज ने मिलकर बनाए थे। पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी साथी है, भाई संस्था को चलाएंगे। क्योंकि बाईलाज में एक नियम है, जो पहले ट्रस्टी बन लिया
वो दोबारा ट्रस्टी नहीं बनेगा। जो पहले चेयरमैन बन लिया वो दोबारा से चेयरमैन नहीं बनेगा। वो तो बदलाव में तो दूसरे पदाधिकारियों को उसकी मतलब रूपरेखा तैयार करने के लिए संचालन की एक समिति बनाई गई थी। लेकिन जनता तो दोराहे पे आके खड़ी होगी नहीं। आप कहते हैं वो गलत है, वो कहते हैं आप गलत हैं। जनता के पास ऐसा क्या मीटर है कि जो जनता परख लेगी कौन सही है? पैरामीटर बता रहे हैं ना, उसका पैरामीटर जो है 24 ट्रस्टी है। 24 ट्रस्टियों में से जो वो संचालन कर रहे साथी 6 सदस्यों की है वित्तीय कमेटी, जो फंड को देखती है और लगाती है, खाते को जो संचालन करती है, कितना आया और कितना खर्च हुआ। बाकी 3 साल से 18 ट्रस्टियों की वहां बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई गई चेयरमैन द्वारा, और 18 ट्रस्टियों की अनदेखी की गई। जब 18 ट्रस्टियों की अनदेखी की जाती है तो उन्होंने कहा भी सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, और 18 ट्रस्टियों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है जब बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की पावर है फैसले लेने की। तो इसमें आप 3-4 ट्रस्टियों को बिठाकर फैसले ले रहे हो और इसको चला रहे हो, तो 18 ट्रस्टियों की भी मीटिंग मंथली जो होती है वो बिठाया करो। वो कहने लगे आप ट्रस्टी लोग मतलब संस्था के हक में ट्रस्टी नहीं हो, आप तो यशपाल मलिक के नेतृत्व में हो, और यहाँ यशपाल मलिक का और इन ट्रस्टियों की कोई जरूरत नहीं। अब तो यह संस्थान कौम के लिए बना है, कौम के लोगों द्वारा ही चलाया जाएगा बाइलाज के अनुसार। कितने ट्रस्टी हैं जो वहां पर फैसला लेते हैं और कितने ट्रस्टी हैं जिनको 18 ट्रस्टियों को वहां पर बिल्कुल नहीं बुलाया जाता। बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग जो हर महीने बुलानी होती है लेखा जोखा के लिए, वो करी जानी होती है, लेकिन 18 ट्रस्टियों को बिल्कुल इग्नोर करके चला जा रहा है। और इसमें अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति से ये जाट सेवा संघ बना था। ये एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाया गया था। वो अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति गैर रजिस्टर्ड थी, वो संघर्ष शब्द था उसमें, वो रजिस्टर्ड नहीं हो सकती थी। तो इसलिए उसका संविधान लिखा गया था, संविधान बड़ा साफ सुथरा लिखा गया था। उन्होंने उन 18 ट्रस्टियों को, और जो राष्ट्रीय संरक्षक है चौधरी यशपाल मलिक जी, जिसने इस संस्था का एक सपना संजोया था, इस कोचिंग सेंटर को चालू करने का एक सपना कौम को दिखाया था, तो उसको लेकर के सभी की मतलब सलाह विसमरा से वो चीज आगे बढ़े। उस चीज के लिए हम सबने चेयरमैन साहब को कहा कि आप बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की मीटिंग 24 के 24 ट्रस्टियों को बुलाया करो। एक ट्रस्टी तो चलो हिसार डिस्ट्रिक्ट से महेंद्र सिंह पुनिया थे, वो गुजर गए 1.5 साल पहले करीब। अब 23 है, मतलब अब 23 हैं। 23 की मीटिंग बुलानी अनिवार्य है। 23 की मीटिंग आज तक 3 साल के कार्यकाल में रणधीर सिंह चेयरमैन कड़ौदा ने नहीं बुलाई। क्यों नहीं बुलाते हो? तो इसलिए ये विवाद पड़ा, इसलिए आप गुटबाजी। उनको दिक्कत क्या है वो जाने। अच्छा, वो चेयरमैन साहब जाने क्यों नहीं बुला रहे। आज तक किसी ट्रस्टी के पास उसने मंथली मीटिंग का, किसी भी मीटिंग का आयोजन का कभी भी फोन नहीं लगाया। अगर कहीं कोई मैसेज नहीं दे दे कब की मीटिंग है, तो ट्रस्टी वहां पर कैसे पहुंचेंगे। अच्छा, एक जो आपकी लड़ाई थी वो सरकार के खिलाफ थी जी। बार बार आप लोग कहते कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, जी जी, आरक्षण हमें दिया नहीं गया। सरकार के मंत्री आपके वहां आ रहे हैं धाम पर, फिर इसका मतलब आपकी सरकार के साथ सेटल हो गई है। जी, जो मुख्य रूप से आज संचालन कर रहे संस्था का, वो कमेटी गड़बड़ कर रही, वो कमेटी मिली भगत कर रही सरकार के साथ। वो आपके टाइम पे भी तो चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खाते थे, वो भी तो बीजेपी में थे उस टाइम। वो एक सामाजिक संस्था बनाई गई थी, जाट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो आए मंच पे हम बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो सामाजिक संस्था थी। जाट कभी भी राजनीतिक तौर पे एक नहीं हो सकता, हम दलों में बटे हुए हैं, लेकिन सामाजिक काम पे तो सभी जाट एक हो सकते हैं, इसलिए बुलाया जाता था। उसमें कोई महिपाल डांडा का भी आना ठीक है, उसमें महिपाल डांडा का आना कहां तक ठीक है, वो चीज पे भी हम विचार करेंगे। महिपाल डांडा है, अगर चौधरी वीरेंद्र सिंह का आना ठीक है तो फिर महिपाल डांडा का आना गलत नहीं बता रहे हम। उसके आने से पहले चेयरमैन ने जब उसका प्रोग्राम मांगा, उसमें हमारा कहना यह था, चौधरी यशपाल मलिक का और राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप सिंह भैया का, गंगाराम सिवराण का, भाई प्रदेश में महिपाल डांडा जी एक मुख्य पद पे हैं और सरकार में मंत्री हैं, जो 650 मुकदमे जाट आरक्षण आंदोलन के 2000 फरवरी 16 के बचे हुए हैं, जिनको मतलब वापसी नहीं किया जा रहा सरकार द्वारा, उनको लेकर उसके संज्ञान में डालो और सीएम साहब से महिपाल डांडा जी उन मुकदमों की पैरवी करे और वापसी करवाए। ये उद्देश्य था। ये बातचीत तो मतलब रणधीर सिंह चेयरमैन ने की नहीं, महिपाल डांडा को वहां पे बुलाया, लेकिन उन्होंने सिर्फ बुलाया अपने निजी हित के लिए। कितने बच्चों पर भी मुकदमे और पेंडिंग? 650 मुकदमे हैं। बच्चे तो उसमें ज्यादा, किसी मुकदमे में 20 भी है, किसी में 25 भी है, किसी में 650 मुकदमे 650 मुकदमे पेंडिंग है, जो सरकार कब वापस होंगे? जब आज तक वापस नहीं हुए और आपने सरकार के नुमाइंदों को बुलाना भी शुरू कर दिया। तो जाट आरक्षण संघर्ष समिति इसी को लेकर तो संघर्ष कर रही है, इसी को लेकर तो इकट्ठा कर रहे हैं हम लोगों को, इसी को लेकर तो समाज को आवाज दे रहे हैं कि एक बार और सिरों की गिनती होती है, सरकार ने जो मांगे मानी थी उसको मनवाओ, पूर्ण रूप से लागू करवाओ
और एकता के सूत्र में बंध के चलो, उसी के लिए पहल की जा रही है पुनिया जी। आप क्या कहना चाह रहे थे जी? ये जो आप ये महिपाल ढांडा वाले जो बात कर रहे थे ना, जो अपने जाट कौम के जितने भी एमएलए और मंत्री हैं या दूसरे ग्रुप के, वो सभी जयंती पे मनाए जाते हैं। वो आओ, सभी का स्वागत है। वो जयंती से पहले जी 20 तारीख को आए, वो उसका इतराज है समाज को क्यों बुलाया। उस दिन बुला लेते जिस दिन छोटू राम की जयंती थी, उस दिन वो बोला मैंने टाइम नहीं, तो इतना समाज को भी टाइम नहीं था। वो इस टाइम से उस गलत बुला रहा है, बीच के अंदर थी जो उसका मतलब जयंती पे तो आ जाए तो ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, और जयंती पे ना आए तो गलत है। नहीं जयंती पे हम सभी को बुलाते हैं। आपके लगे हुआ जी वो बात ऐसे है, पूरे संगठन ने जैसे यह बैठ के बातचीत करी, चेयरमैन को समझाया और बोला कि जो स्थापना दिवस को महिपाल डांडा को बुलाने के लिए स्थापना दिवस पे सभी कौम के लोग राजी थे, वहां पे मीटिंग करी थी, भाई आएगा तो स्वागत है और आएगा तो पूरा संगठन महिपाल डांडा के संज्ञान में डालेगा जो 650 मुकदमे और जो जाट आरक्षण की मांग हाई कोर्ट में स्टे हो रही है उसका हमारा स्टे तोड़वाओ, ये चाहते थे। लेकिन चेयरमैन साहब ने अपना निजी हित के लिए उसको मतलब 20 तारीख को बुला दिया गया, ना कि वहां समाज गया 150 लोगों के बीच में और अपना निजी हित साधने के लिए उसको बुलाया गया। उससे पहले जो चिटिंग करी चेयरमैन, मूर्ति का अनावरण करने के लिए दीनबंधु छोटूराम का जो स्टैचू लगा है, उससे 4 दिन पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह से उसका अनावरण करा गया। एक मूर्ति का अनावरण कितनी बार होगा? वो निजी हित साधना चाह रहा है और समिति से ऊपर को होकर उसको बुला रहा है, इसलिए विरोध किया था उस बात का। मुझे ये बताइए, अगर बीजेपी का विरोध जरूरी नहीं था तो फिर कैप्टन साहब की कोठी क्यों फूकी? कैप्टन साहब की कोठी जाट कौम ने नहीं फूकी है, वो राजनीतिक लोगों ने फूकी है, आकाओं ने फूकी है। जाट कौम को उसमें बदनामी देना, टारगेट करना बिल्कुल गलत है। कैप्टन अभिमन्यु की कोठी फूकने का हर जाट को दर्द महसूस है, हर जाट उसको मतलब कोठी क्यों फूकी गई हर चिंतित है। हमने चिंतनीय विषय उस कोठी को भी हम जाट समाज के लोग सभी जिलों की कमेटी देखने गए थे, अभिमन्यु साहब से मिलकर दुख व्यक्त करके आए थे। उस कोठी को फूकने में जाट का कोई भी संलिप्तता नहीं है। आरक्षण आंदोलन की लड़ाई शुरुआत में हिसार जिला इस लड़ाई का केंद्र बिंदु रहा है। 2008 से दनाना से ये शुरुआत हो गई थी, भिवानी जिला से, और 2010 में मायड़ गांव में के धरने पर सुनील शौरान की शहादत हो गई थी और रेलवे ट्रैक पर उसकी शहादत हो गई, जिसमें 101 आदमियों को देशद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन उस परिवार ने उस बच्चे को समाज का बच्चा मानते हुए डेड बॉडी समाज को समर्पित करती। जब तक 101 आदमियों को रिहा किया गया है उनको नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक इस बच्चे का दाह संस्कार नहीं होगा। वो समाज के साथ खड़ा था परिवार, तो इसलिए वो उसका संस्कार नहीं हुआ सुनील शौरान का, और सरकार ने मुकदमा भी नहीं बनाया और जो गिरफ्तार किए गए थे लोग थे उनको छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब जो 2016 की लड़ाई है ना, उसका जिक्र करते हैं। 2010 में कोई रोहतक जज्जर सोनीपत शामिल नहीं हुआ इस लड़ाई में। 2011 में लड़ाई लड़ी गई जाट आरक्षण आंदोलन की, जब भी रोहतक जज्जर सोनीपत तीनों जिले शामिल नहीं हुए इस लड़ाई में। और 2012 में जाट आरक्षण की लड़ाई फिर से लड़ी गई, तब भी वो जिले शामिल नहीं हुए क्योंकि वहां पर राजनीति असर डाल रही थी। उस इलाके से मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री लोगों को जाट आरक्षण की लड़ाई में लड़ने के लिए शामिल नहीं होने देते थे। कहते तुम्हारा आरक्षण तो मैं दे रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री, तुम्हारे को तो नौकरियां मिल रही है। इसलिए वो लोग उस दिन 2010, 11, 12 में जाट आरक्षण की लड़ाई में 2008 में कभी भी शामिल नहीं हुए। 2016 में जो वो लोग शामिल हुए हैं, वहां की कुछ खापें ऐसी थी जिन्होंने 14 फरवरी से उस आंदोलन की काल दी और सड़कों पे आके बैठे, और वो सांपला से शुरू किया गया। उसमें 2-4 खापें थी, सभी खापें थे, 2-4 खापों के चौधरी थे, लेकिन वो राजनीतिक आकाओं के इशारे पर वहां आकर बैठे थे, ना कि वो जाट कौम को न्याय दिलाने के लिए बैठे थे। लेकिन जब आंदोलन युवाओं के नेतृत्व में चला गया, युवा खुद अपने आप आत्मनिर्भर होकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो गए, तब वो खाप चौधरी जो आंदोलन की लड़ाई शुरू करने वाले थे वो भूमिगत हो गए, वो नहीं आए। बात रही कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने वाली, वो जाट समाज के किसी भी युवा ने, सामाजिक आदमी ने जो कौम से बिलोंग रखता, उसने उस कोठी को बिल्कुल भी नहीं जलाया। जाट समाज को अभिमन्यु की कोठी फूंकने का बिल्कुल दर्द है। वो कोठी अगर जलाई गई है तो समाज समझदार है, उसको समझ ले। राजनीतिक आकाओं के लोगों ने उस कोठी को जलाया गया था। जो लोग उस इलाके में मजबूत थे, चौधरी थे, उनके आकाओं द्वारा कोठी को जलाया गया। जाट समाज द्वारा कोठी को जलाया नहीं। वो जाट समाज के नहीं है, वो किसी राजनीतिक के गुरगुन है। सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई जी। सीबीआई की जांच हो चुकी है, जिसने फूकी है तो वो सामने क्यों नहीं आया अब तक सबूत? वो तो सरकार का मामला है जांच का। वो सरकार निर्दोषों के ऊपर तो केस डाल रही है,
चमन आदमियों को प्रमुख में कोठी फूकने का, और जो असली कोठी फूकने वाले हैं राजनीतिक गिरोह के आदमी, उनको फंसाया नहीं, उनको बचाया जा रहा है। ये तो जांच के संदेह घेरे में है। ये सरकार क्यों बचाएगी? वो राजनीतिक जो है उनको क्यों बचाएगी सरकार? जी, फिर वो सरकार उन पे से जो भी है ना पर्दा हटाए, जो भी उसमें दोषी, उन दोषियों को दोषी ठहराए, उसमें समाज मतलब जांच करने से कभी मना नहीं। मीटिंग बुलाई गई है जी जसिया दाम के अंदर, तो खापे फैसला कर देंगे। खापे सर्वमान्य है, तो 7 तारीख को फिर आप वहां आ जाओ, खापे कर देंगे फैसला। देखिए पुनिया जी, पूरा संगठन, पूरी जाट आरक्षण संघर्ष समिति और जाट सेवा संघ खापों का मान सम्मान दिल से करता है। खापे हमारी सर्वपूजनीय रही है। खापे एक न्याय प्रणाली का हिस्सा है। खापे हमेशा सर्वजातीय है। कोई भी संस्था समाज के पैसों से खड़ी करी गई है, और खापों का कोई ऐसा विशेष योगदान उसमें नहीं है कि किसी खाप ने उसमें जमीन डोनेट की हो, फिर तो मुद्दा बढ़ता था खाप का। लेकिन हर जिले से, हर दानी द्वारा, हर घर से गेहूं के कट्टे दे के, पैसे दे के उसका निर्माण करवाया जा रहा है। वो सब लोग एक एक कार्यकर्ता जो संगठन से जुड़े हैं वो दान लेके आते हैं। जो वहां दानदाता देते हैं वो कौम के मेर में, हित में, कौम के संस्थान खड़ा हो, दीनबंधु छोटूराम का धाम बने और शिक्षण का संस्थान तैयार हो, इसलिए दान दिया जाता है। जो दानदाता है उसकी आत्मा को ठेस न पहुंचे। खापों को इस विषय के बारे में गहनता से सोच विचार करना चाहिए। जिन लोगों ने वहां 10 साल प्रयास करके उस संस्था को बनाने में अपना योगदान दे रखा है, क्या खापे हमारी उन योगदान देने वाले साथियों को दूर थोड़ा कर देगी, दरकिनार थोड़ा ही करेगी। खापों से निवेदन है, आप समाज की न्याय प्रणाली का हिस्सा हो। आप जो पक्ष 7 मार्च को जसैया में मीटिंग खापों की बुला रहा है उसका पक्ष सुनिए, जायज पक्ष सुनिए। हमारा निवेदन एक है खापों से, खाप न्याय प्रणाली से जुड़े हुए समाज में 2 मुद्दे, 2 परिवारों के, 2 पक्षों के, 2 गांव के हो जाते हैं। कोई जमीनी विवाद भी हो जाता है। खाप को दोनों पक्ष बुला लेने चाहिए पंचायत में, यही खापों से मेन निवेदन है। अगर एक पक्ष की सुन के हमारी खापें कोई न्याय नहीं देती, हमारी खापों को अधिकार है कि दोनों पक्षों की बात सुनी जाए, दोनों पक्षों को वहां पर बुलाया जाए, ये सुनिश्चित किया जाए। जिस पक्ष में कोई दोष है उस पक्ष को दोषी करार दिया जाए, उस चीज से हम बिल्कुल सहमत हैं। अगर खाप प्रणाली और खाप पंचायतों के मौजूदा लोग अगर एक पक्ष की सुन के कोई फैसला लेते, वो फैसला तो मान्य नहीं होगा समाज। नहीं, वो दोनों पक्षों को बुलाएंगे ना, वो एक पक्ष को क्यों करेंगे? वो तो अभी तो दोनों पक्षों की सुनेंगे। अभी जो पक्ष धड़ा वहां पर बना, चेयरमैन और 3-4 ट्रस्टी और जो खाता की संचालन कमेटी है, वही लोगों में घूम रही है। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के पदाधिकारी खापों के पास नहीं गए हैं ताकि समाज में गलत मैसेज न जाए। ये बात कहीं एक रूम में बैठ के और इस बात को समाधान की तरफ ले जाया जाए। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के तो सभी पदाधिकारी यही सोच रहे हैं कि इस विवाद को ज्यादा न बढ़ाए, ना हम इस विवाद को सोशल मीडिया में लेके जाए, आमने सामने परस्पर बैठे और इसका समाधान ढूंढे। हमारे पक्ष का हमेशा व्यू और राय यही रही है, यही सलाह रही है। आपको ये क्यों लगता है सरपंच साहब कि खापे एक पक्ष की सुनेंगी? खापे तो कभी एक पक्ष की सुनती ही नहीं। खापों का तो इतिहास रहा है, वो तो दोनों पक्षों की सुनेंगी। हमें ऐसा लगता नहीं, हम बोल रहे हैं, हम खापों से निवेदन कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को वहां बुलाना सुनिश्चित करें, दोनों पक्षों की राय ले, उसके बाद खापे जो फैसला करेगी उस फैसले पे हम अडिग हैं। फैसला तो तभी होता है ना जब दोनों पक्ष मौजूद होते हैं। एक पक्ष का तो फैसला कभी होता ही नहीं वो है। तो मान्य नहीं होगा एक पक्ष वाला तो फैसला। ऐसी हमारी खापों पर हमने भी उम्मीद भी है, वो खापों को बुलाएंगे। खापों ने कभी एक तरफा फैसला दिया ही नहीं है। वो पक्ष अपनी बात को रखेगा। उसके बाद खापे अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के लोगों को बुलाए, राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी यशपाल मलिक को बुलाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप दहिया को बुलाए, प्रदेश अध्यक्ष गंगाराम सिवराण को बुलाए, और जो संस्था से जुड़े हुए 18 ट्रस्टी जिनके साथ वहां पर गलत मिसबिहेव हुआ है उनको बुलाए, उनका पक्ष सुने। उसके बाद खाप फैसला ले समाज हित में, उस फैसले का हम सदा स्वागत करेंगे। पुनिया साहब, जो आपने खापों वाला जो जिक्र किया वहां पर, खाप भी पूरा हरियाणा में मतलब 900 है। ये ना हो और 5 या 7 खापे आके फैसला करें। जैसे हमारा सतरोड़ खाप है, इसका प्रतिनिधि चाहिए, 12 का भी चाहिए, वो क्यों सभी पूरा हरियाणा का है, न कि वो 5-7 खापांगा। एक तो खाप भी पूरी होनी चाहिए तभी फैसला ले, और दोनों ही पक्ष होने चाहिए। नहीं, खाप तो देखिए जी, खाप तो सभी की सुनेंगी, सभी खापे जाने चाहिए। नहीं जी, मेरा कहना है सभी खापों की हाजिरी होनी चाहिए। ऐसे नहीं हो जो हरियाणा में 100 खाप हैं, उसमें तो 5 खाप चले जाए, 7 खाप चले जाए, वो पूरा हरियाणा का फैसला नहीं सुना सकती। देखो, आप भी जानते हैं हमारी खापों की परंपरा रहती है। हाँ जी। जब भी खापों को ये लगता है कि मीटिंग अधूरी है, वो आगे की तारीख दे देती हैं, लेकिन कभी अधूरा फैसला नहीं देती हैं। हाँ, ये फैसला नहीं होना चाहिए। हमारे एक आप भरोसा तो है ना खापों पर आपको? बिल्कुल जी, खाप कभी भी कोई गलत फैसला नहीं करती, वो न्याय करती। युवा चुप नहीं बैठे तब तक युवाओं की मांगे पूरी ना हो जाए सरकार से। बताना चाहता हूँ, जो 7 तारीख को मीटिंग बुलाई गई है उसमें जो निर्दोष बच्चे फंसे हुए समाज के उनको उनके केस वापस लिए जाएं, उस पर विचार किया जाना चाहिए।
जी ठीक बात है, क्योंकि अभी भी काफी सारे बच्चे तारीखों पे जा रहे हैं और समाज को मिला कुछ है ही नहीं। ठीक बात है। कि मैं ये चाहता हूँ कि सारे भाई मिलजुल के एक हों और आपसी मतभेद दूर करें और जो जसिया छोटूराम धाम को आगे बढ़ाएं, जिसमें बहुत बच्चों को फायदा हो। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम करमवीर फौजी पहलवान है, नारनून गांव से बोलता हूँ मैं। तो ये जो कट्टे जो मेहनत कर रहे हैं गांव गांव में जाकर जो अनाज इकट्ठा कर रहे हैं, उनका भी योगदान इतना ही है। जो लाख रुपए दे रहे हैं उनका भी योगदान इतना ही है। तो योगदान तो सबका बराबर होता है जी, कोई 10 रुपए देता है ना, उनका भी योगदान उसका भी योगदान है। अगर वो चाहे कोई करोड़ वाला भी एक पास है, एक कट्टे वाला नीचे रह जाए, वो भी बराबर है करोड़ देने वाला। ना भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी दे जो सकता है, मेहनत करेगा वही। अडानी अंबानी पता नहीं कितने दे देंगे, बिल्कुल। क्या उनको कोई बड़ा पद दे दोगे? क्या नहीं। ये तो बात ही नहीं है। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए, उसकी भावनाएं हैं, तो वो उसका भी उतना ही योगदान रहेगा जी। नारायण समाज पहले भी एक था, आगे भी एक रहेगा। जो बात आप करे थे खप्पन है, फैसले संस्थान में छोटा है, एक डिस्प्यूट चल रहा है, आपसी तालमेल की कमी है, उसमें खप्पों ने इकट्ठा हो गए, सबको दोनों पक्ष साथ में होने, तभी उनका नुबेरा बटेगा कौन दोस्त है कौन नहीं। हाँ, तो उसके बाद जो फैसला लेना चाहिए भाई उन बैठा के समझाएंगे उनसे और फिर फैसला करो। कौन कितने पानी में है, कौन कितने पानी में है, दोनों पक्ष नाम शामिल तो वहीं पता चला है। हाँ, इसलिए हम यही कहो दोनों साथ में बिठाएंगे, खप्पा ने अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। जी ठीक कहा आपने। नहीं, खापे ऐसा ही करेंगी, खापे कभी भी गलत फैसला नहीं देती हैं। मैं सुरेंद्र नारायण से। पुनिया साहब, हम लड़ाई लड़ते रहे जाट की, लड़ी भी है, लड़े भी लड़ते आरक्षण की लड़ाई लड़ी गई थी, वो युवाओं के लिए लड़ी गई थी, क्योंकि नौकरी पे कौन लगना था? युवा। बिल्कुल। और युवाओं को क्या मिली? जेल, मुकदमे। युवाओं को तो कुछ मिला ही नहीं। आप युवा हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नारायण से हूँ जी। मेरे जो यहाँ पे जसैया धाम पे जो मुठभेद हो रहा है, मतभेद हो रहा है, मेरा तो यही कहना है कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठे दोनों और अपना मतभेद दूर करें। जी। तो युवाओं को तो कुछ नहीं मिला? नहीं, इसमें युवाओं को कुछ नहीं मिला है जी, युवाओं को बिल्कुल नुकसान। साहब एक बात बताओ, शुरू में जब जाट सेवा संघ की कमेटी बनाई जी सर, उस वक्त तो यशपाल सिंह मलिक जी पूरे सक्रिय थे जी, और उनकी पिलती भी थी जी, सब लोग उनके भरोसे में थे, लोग भी उनका भरोसा कर रहे थे। जिन परिवारों के बच्चे शहीद हुए, उन परिवारों में से एक भी आदमी काबिल नहीं था कि आप उसको ट्रस्टी बना दो या कमेटी में ले लो। एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। जी पुनिया जी, बात सुनो, वो फैसला जिला की कमेटी के अधीन होता है। जो भी आदमी सक्रिय है, समाज में संस्था के हित में काम करना चाहता है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए काम करने में एक्टिव होते हैं, उन लोगों को वहां पर मतलब ट्रस्टी के रूप में डाला जाता है। वो जिला की कमेटी के हक में निर्णय होता है। वो कुछ जिलों में शहादत हुई थी, जिन जिलों में शहादत हुई थी ज्यादा, वो रोहतक, जजर, सोनीपत, वो उनमें से उन परिवारों से ट्रस्टी ले, उन जिलों का अपना निजी कर्तव्य है और उन जिलों का अपना अधिकार है, वो कभी किसी ने रोक के नहीं है। अच्छा, हाँ, जिन जिलों में शहादत ज्यादा हुई थी उन जिलों से ट्रस्टी उन जिलों ने लेना था, उन शहीद परिवारों से नहीं। ये बड़े अचरज की बात है। हम तो इस बात में बहुत ज्यादा खुश थे। आप मुझे ये बताओ, ये पहले से होता हो रहा है? जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनके परिवारों से तो कोई नेता नहीं बना ना जी, और वो पुरानी बात होगी। और अब भी ऐसा ही हो रहा है। जिन्होंने जाट आरक्षण के अंदर शहादत दी, उन परिवारों का कोई है ही ट्रस्टी नहीं, कोई अगवानी नहीं, कोई। आपके सवाल का मान सम्मान, लेकिन समाज का जो काम होता है ना, सामाजिक लड़ाई लंबी लड़ने के लिए और समाज में दान चंदा लेने के लिए, समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज की मीटिंग करने के लिए, सरकार से टकराने के लिए, आंदोलन चलाने के लिए कुछ साथी मजबूत होते हैं और कुछ साथी अपने घर से सक्षम होते हैं। उन साथियों को ज्यादातर कमेटियों में लिया जाता है। कमेटी, जिस परिवार में से कोई शहीद हो गया, वो परिवार टूट गया, उस परिवार में कोई मैच्योर लड़का नहीं है या उनके मदर फादर एक्सपायर हो रहे हैं, उनमें से ट्रस्टी ले भी तो कैसे लें? अगर कोई परिवार मैच्योर है और सक्षम है और परिवार में कोई ऐसा आदमी है जो समाज के लिए टाइम निकाल सकता है, उसमें ट्रस्टी लेने से हमारी तरफ से कोई भी बैन नहीं है। बिल्कुल चाहते हैं कि जिन जिलों में से शहीद हुए थे बच्चे, उन जिलों में से ट्रस्टी ले लिया जाए। जो अगला प्लान होगा ना टर्म, अब ये जो 3 साल हो गए, 2 साल बाकी रह रहे हैं, अगले प्लान में उसके ऊपर भी जरूर विषय दोहराया जाएगा और ये सवाल उठाया जाएगा, जिन जिलों में से शहीदी हुई है, शहादत हुई है, उन परिवारों से ट्रस्टी निर्धारित करे जाए। ये भी हम प्लान में, एजेंडा में जोड़ेंगे। जो विवाद चल रहा है, रोहतक, झज्जर से सबसे ज्यादा शहादत दी है, उन्हीं घरों से ट्रस्टी का नाम वो कमेटी लाए, रोहतक का हम स्वागत करेंगे भाई, वो शहादत दे रखे इस परिवार को, उसका ट्रस्टी को वाजिब है, बनना चाहिए ना, बिल्कुल बनना चाहिए। झज्जर है, गुड़गांव है और सोनीपत, उन्हीं घरों से यहाँ ट्रस्टी आनी चाहिए, न कि दूसरे। पहले भी 2 टर्न होली है, एक है दूसरी वाणे वाली है, उन्हीं बनाई है। और क्या कहना चाहते हैं आप?
जो आज समाज के ठेकेदार बन रहे हैं ना ओड़ा दाम के, वो अपना आप में जाके के देखो है कि जो आज नई ट्रस्टी बनाया है कमेटी का, या हिसार हो भिवानी हो, वो पहले उनकी समाज जानता जी। आप तो बोल रहे थे ना, तो क्या पता ये है सही है वो है। मैं कभी भी नहीं गया 10 साल से, और आज ही मेरे को अगर कोई जिला अध्यक्ष बनाता है, मैं वो क्या पता जी वहाँ है, उसके तो वही बताएंगे नहीं जो उस दिन से शुरू दिन से जुड़े हुए हैं। और 2016 के अंदर है से पहले जो आरक्षण मिला जाट कौम को, उसमें 2.5 और 3 जिले थे, जिसमें मेन हिसार, आधा भिवानी और जो साथ लगता जींद और फतेहबाद। 16 के अंदर के उस टाइम पर उनके पास गए तो उन आरक्षण से बिल्कुल ही मना कर दिया। कोई भी जिला पूरा हरियाणा में नहीं उठा था। वो क्या था कि वो राजनीतिक थे, उनका मुख्यमंत्री था उस एरिया का, उनके राजनीति जाने के बाद फिर ये सक्रिय हुए। कोई राजनीतिक रंग था जी बिल्कुल। 2016 में चाहे उसमें कैप्टन अभिमन्यु की कोठी हो या जितने शहीद हुए हैं, वो राजनीतिक था। और सही दिल से हिसार फतेहबाद जो साथ वाले थे, वो पहले कहाँ जा रहे थे, और तक बड़ा समाज के जो ठेकेदार बन रहे